दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने बात की थी के सेट पेपर की। के सेट का भाग 1 आप लोगों को कल दिया गया था। भाग 1 में आपने देखा कि 50 प्रश्न आपको कराए गए थे। बाकी शेष 50 प्रश्न मैंने कल ही के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि शेष जो 50 प्रश्न होंगे वो आज के लिए मैंने बताया था कि भाग 2 करके वीडियो आप लोगों को देंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 100 तक हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और कल के 50 प्रश्न जो कराए गए, अगर आपने पेपर दिया है तो आपके कितने प्रश्न सही हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? जिसमें 4 पत्रिकाएं दी गई हैं: सुदर्शन, समालोचक, देवनागर और मनोरंजन। देखिए, आप परीक्षा दिए हों या ना दिए हों, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी आप तो देख ही रहे हैं। पूरा साहित्य का पेपर है और कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं होती हैं उनके बाद आगामी जो भी परीक्षाएं होती हैं तो 1-2 प्रश्न तो आप लोगों को मिल ही जाते हैं। अगर हुबहू प्रश्न नहीं मिलते हैं तो उनके जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों पर आधारित प्रश्न मिल जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चीज़ों को समझते चलिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी, सुदर्शन। सुदर्शन जो पत्रिका है वर्ष 1900 में प्रकाशित हुई। देवकीनंदन खत्री की यह मासिक पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। वहीं समालोचक चंद्र शर्मा गुलेरी की पत्रिका है, यह भी मासिक पत्रिका है, 1902 में प्रकाशित हुई, जयपुर से प्रकाशित होती थी। देवनागर पत्रिका का संपादन 2 लोगों ने किया, उमापति शर्मा और यशोदानंदन ने, 1907 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, यह भी मासिक पत्रिका है। मनोरंजन कानपुर से प्रकाशित होती थी, यह साप्ताहिक पत्रिका मनोरंजन थी, 1912 ईस्वी में ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर जो चारों के बारे में आपको बताया गया है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने विस्तृत आपको बता दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। प्रकाशन वर्ष के आधार पर राजेंद्र यादव के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा ए, उल्टा, सहमात, सारा आकाश, अनदेखे अनजान पुल। कुल्टा का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। शह और मात का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। सारा आकाश, सारा आकाश, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोग जानते होंगे। 1951 में पहले इसका नाम था प्रेत बोलते हैं, 1951 में। बाद में 1961 में इसका नाम पड़ा सारा आकाश। अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 52 का उत्तर आपका पहला होगा। प्रश्न संख्या 53। प्रकाशन वर्ष के आधार पर राममूर्ति की कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले उनका औचित्य दर्शन प्रकाशित हुआ, फिर रस विमर्श, फिर काव्य तत्व विमर्श और फिर अंत में भारतीय काव्य विमर्श। प्रश्न संख्या 54 देखें। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा डी। सबसे पहले साहित्यालोचन जो बाबू श्याम सुंदर दास का है उसका प्रकाशन हुआ, फिर काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, फिर इसका प्रकाशन हुआ। नाट्य कला मीमांसा जो कि सेठ गोविंद दास का है, फिर इसका प्रकाशन हुआ। आलोचना दर्श जो रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, फिर इसका प्रकाशन हुआ। कई बार आलोचना दर्श पर प्रश्न पूछे गए हैं कि आलोचना दर्श रचना किसकी है? ध्यान रखना, रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों का सही क्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा पहला, स्वर्ण विहान सबसे पहले प्रकाशित हुआ 1930 में, फिर रक्षाबंधन 1934 में, फिर पाताल विजय 1936 में, इसके बाद शिवा साधना 1937 में। अगला प्रश्न,
प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा सी, अग्नि सेतु। विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है अग्नि सेतु। उसके बाद कलम का मजदूर प्रकाशित हुआ, जो कि मदन मोहन ने लिखा है। शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी है, जो रामकमल राय ने लिखा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा 56 का सी। प्रश्न संख्या 57 देखें। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर होगा आपका डी, अंतहीन की तलाश नहीं बल्कि है एक अंतहीन की तलाश। रामकमल राय का है एक अंतहीन की तलाश। उसके बाद हृदय की रचना जोखिम है, यह प्रकाशित हुई। कहाँ तक कहें युगों की बात मिथिलेश्वर का है, जो 2012 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा। उसके बाद होगा आत्म स्वीकृति, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर डी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न गलत लिखा हुआ है। जो नाम दिया गया है यह नाम गलत लिखा है। अलविदा अम्मा नहीं है, अलविदा अन्ना है। ध्यान रखना, अलविदा अन्ना है। सूर्यवाला का है, 2013 में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर अलविदा अम्मा नहीं, अलविदा अन्ना है। इसका प्रकाशन 2013 में हुआ, 2013 में हुआ। पैर, पहिए और पंख राजेश जैन का है, 2014 में प्रकाशित हुआ। यह प्रश्न गलत है, ध्यान दीजिएगा, क्रम सही नहीं है। लेकिन कब प्रकाशन हुआ, किसकी रचना है, आपको हम बताते चल रहे हैं। देश देशांतर कमलेश्वर की रचना है, जो 1992 में प्रकाशित हुई। कमलेश्वर की है देश देशांतर, 1992 में प्रकाशित हुई। दो कदम पीछे भी असगर वजाहत का है, जो कि 2017 में प्रकाशित हुई। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले होना चाहिए देश देशांतर, उसके बाद अलविदा अन्ना, फिर पैर, पहिए और पंख, और फिर होगा दो कदम पीछे भी। इस क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले देश देशांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी विकल्प में। अब आयोग क्या मानता है, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है, जिसका जो प्रकाशन कब हुआ है, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। किसकी रचना है वो भी मैंने आपको बता दिया। वैसे देश देशांतर इन्होंने सबसे पहले लिखा है सी में। उसके बाद दो कदम पीछे असगर वजाहत का है, ये 2017 में बाद में प्रकाशित हुआ है। फिर पैर, पहिए और पंख, और फिर अलविदा अन्ना। तो इस तरीके से इसमें कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ, इसके रचनाकार कौन है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखें। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रेखा चित्रों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी। सबसे पहले होगा बोलती प्रतिमाएं, श्री राम शर्मा का है, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर रेखाएं और चित्र हैं, 1955 ईस्वी में प्रकाशित उपेंद्र नाथ अश्क का। फिर उसके बाद वह दिन वह लोग, 1946 ईस्वी में प्रकाशित शिवपूजन सहाय का है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का, जो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या 60। निम्नांकित एकांकियों का प्रकाशन के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका होगा, सबसे पहले प्रकाशन हुआ बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में रामकुमार वर्मा का है, आप जानते हैं। उसके बाद 35 में फिर कारवां प्रकाशित हुआ। तो पहला उत्तर आपका होगा बादल की मृत्यु होगा, फिर कारवां प्रकाशित हुआ, फिर भूख हड़ताल प्रकाशित हुआ, फिर रोशनी शेष है प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित डायरी साहित्य
का सही अनुक्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी होगा, दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय का। फिर उसके बाद प्रकाशित हुआ स्मृतियों की जनपत्री रविंद्र कालिया का। साथ साथ फिर होगा साथ साथ मेरा साया डॉक्टर नरेंद्र मोहन का है। ख्वाब है दीवाने का कृष्ण बलदेव वैद्य का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा बी। चलिए 1976, ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं एक बार। 1976 में, क्योंकि समय से ज़्यादा लग जा रहा है, दिल्ली मेरा प्रदेश 1976, स्मृतियों की जनपत्री 1979, साथ साथ मेरा साया 2003, ख्वाब है दीवाने का 2005। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। पहले आत्मपरक जो कि अज्ञे जी का है, प्रकाशित हुआ। फिर दृष्टि अभिसार कुबेरनाथ राय का है, यह प्रकाशित हुआ। शताब्दी के ढलते वर्षों में निर्मल वर्मा का यह प्रकाशित हुआ। और अंत में वन तुलसी की गंध विवेकी राय का प्रकाशित हुआ। तो आपका उत्तर 62 का ए होगा। 63 देखें, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर होगा आपका बी। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का है, सबसे पहले यह प्रकाशित हुआ। और फिर हम हसमत प्रकाशित हुआ कृष्ण सोबती का। उसके बाद लोक आलोक प्रकाशित हुआ। फिर संस्मरणों के सुमन प्रकाशित हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। हाँ, इसे जरूर लिख लीजिएगा, संस्मरणों के सुमन रामकुमार वर्मा का है, जो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे जरूर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नांकित उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी। सबसे पहले वीरेंद्र जैन का डूब उपन्यास होगा। फिर क्षितिज शर्मा जी का होगा उकाऊ उपन्यास। फिर बेतवा बहती रही है, और उसके बाद बीच का समय। बेतवा बहती रही लिखना है तो लिख लीजिए, मैत्रेय पुष्पा का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर अशोक वाजपेयी की काव्यकृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 65 का ए। एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, घास में दुबका आसमान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ सुमेलित करने वाला है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर सुमेलित किया होगा। चिंतामणि की रचना अलंकार पंचाशिका है। ग्वाल की रचना है कृष्णचरित। पद्माकर की रचना होगी प्रबोध पचासा। मतिराम की रचना होगी अलंकार प्रकाश। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यों का उनके कवियों से सुमेलन कीजिए। चित्ररेखा किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ढोला मारूरा दूहा कल्लोल का है। चित्रावली उस्मान का है। और रस रतन पुहकर कवि का है। तो इस तरीके से आपका विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधा से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा चंपू काव्य है, कौन सा गेय काव्य है, कौन सा लोक गेय काव्य है, कौन सा गद्य काव्य है, कौन सा दोहा है? तो विशलदेव आपका लोक गेय काव्य है। वहीं वर्ण रत्नाकर गेय काव्य है। राउल वेल चंपू काव्य है। और परमाल रासो आपका दोहा में है। तो आपका उत्तर इस तरीके से होगा सी, 68 का सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 में आप देखें तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। दो सुख ने अमीर खुसरो का, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी का, चंदन वाला रास आशा गु कवि का,
और श्रावकाचार्य देवसेन का। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा यहाँ पर सी, उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एकांकियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। दुर्गा, दुर्गा एकांकी किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर का है। स्ट्राइक भुवनेश्वर का है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का है। आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखें, परिवर्तन, परिवर्तन सुदर्शन का है। शैतान मंडली पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। एक दिन जैनेन्द्र का है। रेल की सीटी अज्ञे का है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला, 71 का उत्तर होगा पहला यानी ए। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। निम्नलिखित निबंधों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप देखें, फिर निराशा क्यों गुलाब राय का है। साहित्य की शांत प्रिय द्विवेदी का है। कुछ निबंध शिवपूजन सहाय का है। उत्सव निबंध पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रहसनों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ तो आप जानते ही हैं, जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे उत्तर आप लोगों को पता होंगे। भाई अंधेर नगरी किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट का है। कली कौतिक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का है। और बूढ़े मुँह मुहासे राधाचरण गोस्वामी का है। आपका उत्तर होगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। सुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आपका उत्तर होगा लखनऊ से होता था। जागरण का प्रकाशन बनारस से होता था। सरोज का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर से होता था। आपका उत्तर होगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों और उनकी कृतियों का सही सुमेलन कौन सा होगा? यहाँ पर प्रश्न यह गलत है। प्रश्न संख्या 75 आप देखें, यहाँ पर यह प्रश्न गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें जो रचनाएं दी गई हैं वो कोई भी रचना और रचनाकार का नाम यहाँ पर सभी रचनाकारों का नाम नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी दृष्टि से तो यह प्रश्न गलत है। अब आयोग इस पर क्या विचार करता है, कैसा है, एक बार आप लोग भी देखें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे विचार में तो यह प्रश्न गलत है, क्योंकि जो रचनाएं हैं उन रचनाकारों का नाम यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महिला कथाकारों को उनके रचित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। ममता कालिया का एक अदद औरत। मंजुल भगत का अंतिम बयान। और नासिरा शर्मा का सामी कागज। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। संतन को कहाँ सीकर सो काम। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। आपको पता ही होगा। कुंभनदास। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। दास मलूका कह गया। आपको इतना तो आप लोगों को याद ही होगा, मलूक दास का है। तो इसी तरीके से आप मिलाएंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पहला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राम काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ईश्वरदास ने भारत मिलाप लिखा। अग्रदास ने राम भजन मंजरी लिखा। माधवदास ने अध्यात्म रामायण लिखा। नरहरि बारहट ने
हाँ, इसमें नरहरि बारहट ने जो लिखा है वो हो जाए पौरुषे रामायण, पौरुषे रामायण। तो इस तरीके से आपका कौन सा उत्तर बन रहा है? 3 4 5 2 4 बी बनेगा। यहाँ पर उत्तर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्मरणों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यह भी प्रश्न मेरे ख्याल से गलत है। जैसे व्यक्तित्व और झांकियां, यह संस्मरण किसका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। चलिए ठीक है, मिल रहा है। अंतिम अध्याय किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का संस्मरण है, जो कि यहाँ पर कहीं पर नाम नहीं है। किसके साथ आप सुमेलित कर देंगे? स्मृति लेखा संस्मरण अज्ञे जी का है, कहीं पर नाम नहीं है। किसके साथ सुमेलित कर देंगे? तो इस तरीके से मेरे ख्याल से, मेरी दृष्टि से यह प्रश्न 100% गलत है। बाकी आयोग का क्या है, कैसा प्रश्न बनाया है उन्होंने, जो चीज़ें थी, कहाँ पर गलतियाँ हैं, वो मैंने आपको बताया। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। परिवेश हम तुम कुंवर नारायण का, हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय का, इतिहास पुरुष डॉक्टर देवराज का, अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह का। तो इस तरीके से आपका उत्तर बन रहा है बी। अगला प्रश्न, अब स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं। भक्ति रस में केवल श्रृंगार रस के विभिन्न तत्वों का समन्वय और विकास हुआ है। बिल्कुल सही है। क्या कारण है? कारण दिया गया, तर्क दिया गया कि भक्ति रस में काम शास्त्र और काव्य शास्त्र की कई रूढ़ियों का प्रवर्तन नए सिरे से किया गया है। जैसी रूढ़ियां हैं वैसा ही नहीं लिया गया, बल्कि उनका प्रवर्तन एक नए सिरे से शुरू किया गया। इसलिए ऐसा है। अगर प्रवर्तन शब्द ना होता, ठीक वैसे ही रूढ़ियों को ले लिया गया होता, कहा गया होता, तो यहाँ पर यह गलत होता आपका तर्क। लेकिन प्रवर्तन किया गया, इसलिए आपका दोनों सही है। उत्तर होगा सी। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, काव्य में कल्पना और भावनाएं उसके अंग विशेष के रूप में विद्यमान रहती हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी काव्य है, काव्य में जो कल्पना होती है, अगर कल्पना ना हो, किसी भी काव्य में कल्पना नहीं होगी, भावना नहीं होगी, तो फिर होगा क्या? और अगर कल्पना और भावना है तो वो है क्या? वो उसका विशेष अंग है। जब तक किसी काव्य में कल्पना और भावना नहीं है, तब तक वो काव्य ही नहीं है। क्योंकि काव्य सृष्टि हमारे मन की अभिव्यक्ति है, और मन में ही तो कल्पना और भावनाएं होती हैं। तो इसलिए 82 का उत्तर पहला होगा। दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। काव्य में कवि का व्यक्तित्व नहीं, माध्यम प्रकाशित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि काव्य व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का एकमात्र आधार है। देखिए, कथन और तर्क वाले में कुछ जो शब्द होते हैं, शब्दों पर ध्यान देना होता है। एकमात्र काव्य व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का एकमात्र आधार होता है। आपको काव्य नहीं आता है तो व्यक्तित्व को प्रदर्शित आप नहीं कर सकते हैं अपने। क्या काव्य के माध्यम से ही अपने व्यक्तित्व को आप प्रदर्शित कर सकते हैं? ऐसा है नहीं। आपका उत्तर होगा सी। ए सही है, लेकिन आर गलत है। जो तर्क दिया गया कि एकमात्र आधार है, ऐसा नहीं है। हाँ, आधार है, जिनके पास वो कला है उस माध्यम से वो करते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं करते। एकमात्र यही नहीं है कि एकमात्र यही आधार है, इसी आधार पर कोई व्यक्तित्व अपना प्रदर्शित करे। अगला प्रश्न, काव्य में अस्वस्थ मनोवृत्तियों की प्रेरणा का उद्घाटन करके उसे स्वस्थ मार्ग पर ले चलना ही समीक्षा की उपयोगिता है। बिल्कुल सही है। काव्य में व्यक्त स्वस्थ मनोवृत्तियों का शुद्धिकरण ही विरेचन नहीं, काव्य में व्यक्त जो स्वस्थ मनोवृत्ति उसका शुद्धिकरण विरेचन है, ऐसा नहीं है। केवल काव्य में नहीं, काव्य में ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, हर जगह
जो शुद्धिकरण होता है उसी को विरेचन कहा गया है। तो आपका यहाँ पर उत्तर बन जाएगा कि ए सही है और आर गलत है, पहला होगा। अगला प्रश्न, कलाकार की अंतः प्रेरणा से सजीवकृत की अभिव्यंजना संभव है। बिल्कुल सही है। सजीव कृति का आधार कल्पना, हाँ, सजीव कृति का जो आधार होता है वो क्या होता है? कल्पना होता है। अगर एकमात्र आधार दिया जाता तो गलत हो जाता, आधार कल्पना होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति की ओर मनुष्य निसर्गतः आकृष्ट रहता है। गलत है। प्रकृति की ओर मनुष्य निसर्गतः आकृष्ट रहता नहीं, निसर्गतः आकृष्ट नहीं रहता है, क्योंकि उससे उसकी वासनाओं की अतृप्त जागृत होती है, इसलिए नहीं। देखिए, वासनाओं का जागृत होना केवल प्रकृति पर ही निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर दोनों गलत होगा, बी होगा, ये और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 87, समीक्षा में मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग उद्देश्य विहीन और पांडित्य प्रदर्शन की आकांक्षा से किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मनोविश्लेषण शास्त्र अहम की तुष्टि का साधन नहीं। गलत होगा, पहला सही है, यानी ए सही है आपका और आर गलत है। प्रश्न संख्या 88 जिसने भी भेजा है यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर नहीं है, प्रश्न हटा हुआ है। प्रश्न संख्या 89, आलोचना की ईमानदारी कविता की ओर उन्मुखता से ही संभव है। नहीं, आलोचना की ईमानदारी कविता की ओर उन्मुखता से ही संभव है, ऐसा नहीं है कि केवल कविता की ओर उन्मुखता से ही संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कवि की ओर उन्मुखता संवेदनाओं को काव्यास्वाद योग्य बनाती है। ये तो सही है कि कवि की ओर उन्मुखता संवेदनाओं को काव्यास्वाद योग्य बनाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यह देखा जाए कि आलोचना का ईमानदारी कविता की ओर उन्मुखता से ही संभव है, तो ऐसा नहीं है। केवल उन्मुखता से ही संभव नहीं है, बल्कि संवेदनाओं से भी है। तो ए आपका गलत होगा, आर आपका सही होगा, उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या 90 देखें, द्वंदात्मक भौतिकवादी दर्शन किसी वस्तु को अंतिम निरपेक्ष और शाश्वत मानता है। नहीं, अंतिम निरपेक्ष नहीं मानता है, पहला गलत। द्वंदात्मक भौतिकवादी दर्शन वस्तुनिष्ठ सत्य की अपेक्षता को स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है, ए गलत है, आर आपका सही है। प्रश्न संख्या 91, साहित्य मूल्यांकन में मूल प्रकृति और रचना प्रक्रिया के प्रमुख बिंदुओं को आधार लिया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि रचना की मूल प्रेरणा नैतिक मूल्यों और मनोवैज्ञानिकताओं पर अवलंबित होती हैं। सही है, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, होरेस काव्य के व्यवहारिक पहलू के प्रति आग्रही होने के कारण परंपरावादी आलोचक हैं। बिल्कुल सही है। उनके परंपरावादी होने का कारण क्या था? उनका परंपराओं का अंधानुकरण। आपका दोनों सही होगा, ए और आर। स्वस्थ सामाजिक चेतना के सापेक्षता से बंधी व्यक्तिक चेतना हितकारी है। नहीं, गलत है। स्वस्थ सामाजिक चेतना के सापेक्षता में बंधी जो व्यक्तिक चेतना है वो हितकारी होती है, ऐसा नहीं है, हितकारी नहीं होते। हर समय हितकारी नहीं होगी, हर परिस्थिति में हितकारी नहीं होगी। सामाजिक स्वतंत्रता व्यक्तिक सहज चेतना के विकास में बाधक होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर उत्तर आप देखें बनेगा कि ए गलत है और आर सही है। उत्तर संरचनावाद के मूल्यों और संस्कृति से उत्तर संरचनावाद में मूल्यों और संस्कृति से पलायन है। सही है, क्योंकि संस्कृति जैसी अवधारणाओं का पोषण होता है। नहीं, आपका होगा उत्तर बी, ए सही है, आर गलत है। और प्रश्न संख्या
95। ललित निबंधों में कल्पना का वैभव एवं शैली का ललित अगोचर होता है, सही है। ललित निबंधों में विचारों की मौलिकता की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, यह पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ देते हैं, मुश्किल से 1 मिनट समय लगेगा। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यवहारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यवहारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। मनुष्य हृदय की मुक्ति का मार्ग क्या है? तो कविता है। किस आधार पर? तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, इस आधार पर उत्तर दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सर्वानुभूति का आधार क्या होगा? उत्तर होगा आपका साक्षात्कार, साक्षात्कार होगा। मनोविकार का परिष्कार कैसे संभव है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, अनुभूति योग से। मनुष्य की चिरकालीन अनुभूति किससे संबंधित है? क्रियाकलापों से। जिसने भी लगाया है इस पेपर में उत्तर, उससे नहीं मतलब है। मानवीय क्षुब्धता और क्षुब्धता का संबंध, लुब्धता और क्षुब्धता का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सामाजिकरण से होगा, प्रत्यक्षीकरण से नहीं। तो इस तरीके से 100 प्रश्न आपके पूरे हो गए। यदि आपने पेपर दिया है तो अच्छी बात है, ज़रूर मिला लें। अगर आपने नहीं दिया है तो भी इन प्रश्नों को आप ध्यान रखें, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे आपको प्रश्न ज़रूर मिल सकते हैं। बाकी रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग अपने पेड मेंबर्स के साथ मिलेंगे। आज रात में जो नाटक विधा प्रारंभ कल किया गया है, आज भारतेंदु के नाटक का लेक्चर दिया गया, PDF आप लोगों को दिया गया। टेस्ट सीरीज़ के उत्तर आप सभी लोग ज़रूर भेजते रहें। और बाकी रात में 9 बजे भारतेंदु के नाटकों से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी लाइव कक्षा में। कोशिश आप लोग करें कि लाइव कक्षा में ज़रूर रहें। आपने अंत तक समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन पब्लिश वीडियो में आप सभी लोगों के साथ।